नमस्कार। आज की वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ फ्रेंडशिप पढ़ेंगे। ऐसे शुरू करने से पहले हम फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ही वॉज बोर्न इन 1561। फ्रांसिस बेकन का जन्म जो हुआ था वो 1561 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और एम्बिशियस थे, यानी कि बहुत बड़े सपने रखते थे। हिज फादर वॉज लॉर्ड कीपर ऑफ द सील। उनके जो पिता थे वो लॉर्ड कीपर थे, जो रॉयल सील होती थी उसके। एंड हिज अंकल वॉज क्वीन एलिजाबेथ्स प्रिंसिपल मिनिस्टर। उनके क्वीन के वो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, उनके जो अंकल थे, यानी कि उनकी जो फैमिली थी वो पॉलिटिक्स से काफ़ी जुड़ी हुई थी। ही अटेंडेड कैम्ब्रिज एंड स्टडीड लॉ। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और उन्होंने लॉ पढ़ी वहाँ पर। ही वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में भी चुने गए। एंड अपॉइंटेड क्वींस काउंसिल, और उनको क्वींस काउंसिल भी अपॉइंट किया गया था 1598 में। उनकी फैमिली भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी और उनको भी क्वींस काउंसिल चुना गया था। उसके बाद जब जेम्स का रूल आया, किंग जेम्स के रूल में उनका फॉर्चून काफ़ी बढ़ा, यानी कि उनकी किस्मत काफ़ी चमकी फ्रांसिस बेकन की। ही बिकेम लॉर्ड हाई चांसलर इन 1618। वो जो थे वो लॉर्ड हाई चांसलर बन गए थे 1618 ईस्वी में, जो कि थी हाईएस्ट जुडिशियल पोस्ट इन द कंट्री, जो कि न्यायिक पोस्ट जो होती है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट थी उस कंट्री की। उसके बाद उनको 2 उपाधियाँ भी दी गई थी, लॉर्ड वेरुलम की और विस्काउंट सेंट एल्बन्स की। While he held the high office of Lord Chancellor, he had no hesitation in accepting bribe. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फ्रांसिस बेकन एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, पर दूसरी तरफ वो एम्बिशियस होने के साथ साथ उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते थे। जैसे कि उनको एक बार ब्राइब के चार्जेस में गिल्टी पाया गया था। ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। उनको रिश्वत लेने के अपराध में पकड़ा गया और उनको जेल की सज़ा भी हुई थी। उसके बाद उनको कोर्ट से बैनिश कर दिया गया था, बट सून ही वॉज रिलीज। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया था। उनके बारे में पोप ने कहा है, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। मीन यानी बहुत स्वार्थी थे। क्यों थे? क्योंकि ही बिट्रेड एंड प्रोसिक्यूटेड हिज ओन बेनिफैक्टर द अर्ल ऑफ एसेक्स। उन्होंने अपने ही एक हितैषी जो कि अर्ल ऑफ एसेक्स थे उनको बिट्रे किया, यानी कि धोखा भी दिया और उनको एग्जीक्यूट करने में भी भूमिका निभाई थी। लेटर ही प्रोसिक्यूटेड हिज फ्रेंड द अर्ल ऑफ सोमरसेट। उन्होंने अपने फ्रेंड को भी बिट्रे किया था, इसलिए पोप ने उनके बारे में ये स्टेटमेंट दिया है। उनके जो फेमस वर्क थे उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो वर्क है जिसके कारण वो इतने पॉपुलर हुए वो एसेज ही था, जिसका कि फर्स्ट एडिशन आया था 1597 में, जिसमें 10 एसेज जो थे पब्लिश हुए थे। उसके बाद थर्ड एडिशन आते आते 58 एसेज उन्होंने उसमें लिखे थे। 1625 में उसको पब्लिश किया गया था। एसेज के अंदर जितने भी आपको इनके एसेज मिलेंगे वो बहुत ही इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल एसेज क्या होते हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो ऐसे शुरू करने जा रहे हैं ऑफ फ्रेंडशिप, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको पहले दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्योंकि बेकन के जो ऐसे हैं वो थोड़ी फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में वो लिखते थे, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं अभी। स्टार्ट्स द ऐसे विद एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कंपेनियनशिप। देखिए, जब ये अपना ऐसे शुरू करते हैं तो वहाँ एक एरिस्टोटल की लिखी हुई लाइन या उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुरू करते हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। तो इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ डाला है कि जो भी कोई एकांत में रहकर खुश रहता है वो या तो कोई वाइल्ड बीस्ट है या फिर एक गॉड है। उन्होंने ये स्टेटमेंट डाला और कहा कि जिस किसी ने भी ये लाइन लिखी है वो इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। बेकन कह रहे हैं कि वो इस लाइन से पूरी तरह से सहमत नहीं है। बेकन को लगता है कि आधा सच है और आधा झूठ है। उन्होंने कहा कि सच तो है कि जो भी आदमी सोसाइटी से हेट्रेड करता है वो सैवेज बीस्ट होता है, यानी जंगली दैत्य के समान है।
क्योंकि वो सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, जो सोसाइटी से नफ़रत करता है, समाज से नफ़रत करता है, तो ऑब्वियसली वो एक जंगली जानवर या जंगली दैत्य के समान है, जो कि आइसोलेट रहने के ही लायक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनको इतना ठीक लगता है जिसको वो ट्रू कह रहे हैं। और अनट्रू उनको क्या लगता है कि ऐसा आदमी जो कि सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहा है, उसमें एक डिवाइन कैरेक्टर है, वो एक गॉड के समान है। वो कहते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो अभी हमने क्या देखा कि वो जब अपना ऐसे शुरू करते हैं तो वो एक लाइन उसमें स्टेटमेंट डालते हुए कहते हैं कि किसी आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो भी एकांत में रहकर खुश रहता है वो या तो जंगली दैत्य है या फिर वो भगवान है। वो कहता है कि इसके पहले आधे भाग से मैं सहमत हूँ और आधे से नहीं हूँ, यानी कि वो जंगली दैत्य के जैसा है, इस बात को तो हम एग्री कर रहे हैं, पर वो एक गॉड के जैसे हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। ऐसा फ्रांसिस बेकन कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस बात में एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, और वो अपवाद क्या है कि अगर कोई इंसान अपने आप को आइसोलेट इसलिए करे कि वो भगवान से कन्वर्सेशन करने के लिए अपने आप को उस ऊंचाई तक लेकर जा सके, तो हम इस बात को कुछ हद तक ट्रू मान सकते हैं। एक्सेप्शन में वो क्या कहते हैं, इफ़ अ मैन आइसोलेट हिमसेल्फ फॉर अ हायर कन्वर्सेशन विद गॉड। सिर्फ इसी एक अपवाद को हम मान सकते हैं कि जब कोई आदमी, जैसे कि साधु या संत महात्मा होते हैं, वो भगवान की तपस्या करने के लिए बहुत कई टाइम तक जंगलों में या किसी एकांतवास में रहते हैं या वहाँ पर तपस्या करते हैं, तो एक वही पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त हम सच मान सकते हैं कि हाँ, सिर्फ वही लोग हैं जो कि भगवान को पाने के लिए खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। तो उस केस में ये जो डिवाइन कैरेक्टर वाली बात उन्होंने की है, कहते हैं हम उस केस में इसको सिर्फ सच मान सकते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुद को फॉल्सली प्रिटेंड करते हैं कि वो आइसोलेट होकर रहना चाह रहे हैं, यानी कि समाज से आइसोलेट होकर रहने का सिर्फ वो ढोंग करते हैं। ऐसे कुछ लोगों की वो आगे एक लिस्ट भी देते हैं, वो जब हम ऐसे पढ़ेंगे उस टाइम आपको बताया जाएगा। और दूसरा वो कहते हैं कि कुछ ऐसे पुराने हर्मिट्स यानी साधु और हॉली फादर्स ऑफ द चर्च हैं जो कि सच में अपने आप को आइसोलेट करते हैं, किसके लिए, भगवान से कन्वर्सेशन करने के लिए। देखिए, फ्रांसिस बेकन जो थे फिलोसोफर थे, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी फिलोसॉफिकल टाइप की होती है, जिसे समझने के लिए उनकी लाइन टू लाइन हमें एकदम डीपली पढ़ना होगा। फिर धीरे धीरे वो आगे कहते हैं कि मैन डू नॉट नो द ट्रू मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड। वो कहते हैं कि इंसान को एकांत का असल जो मीनिंग है वो पता ही नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो वहाँ उस भीड़ का हिस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वेयर देयर इज़ नो लव टॉक्स आर ओनली साउंड ऑफ किम्बल। वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा है जहाँ आप किसी को नहीं जानते हैं, तो वहाँ होने वाली बातें जो होंगी वो आपको सिर्फ मंजीरों की आवाज़ की तरह ही सुनाई देंगी, यानी कि वहाँ पर उनके साथ होने का कोई मतलब ही नहीं होगा, जैसे कि आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करेंगे, ऐसा बेकन कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क्राउड इज़ नॉट कंपनी। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट बेकन का है कि क्राउड इज़ नॉट कंपनी, सिर्फ भीड़ होना ही साथ होने के बराबर नहीं होता, क्योंकि लोगों की भीड़ में होकर भी आप अकेले हो सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि बिग सिटीज़ मोर सॉलिट्यूड। उनका कहना है कि शहर जितने बड़े होंगे, एकांत या सॉलिट्यूड जो है, अकेलापन जो है, वो उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी सिटीज़ होने की वजह से लोगों में दूरियां आ गई हैं, यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। आगे वो एक लैटिन कहावत को भी अपने ऐसे में सम्मिलित करते हैं, मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूड। जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी, सॉलिट्यूड उतना ही बड़ा होगा। अब हम अपने ऐसे का टेक्स्ट शुरू करते हैं। It had been hard for him that spake it to have put more truth and untruth together in few words than in that speech. Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. तो ये वो लाइन है जिस पर कि बेकन बात कर रही हैं। पहले हम उस लाइन को देख लेते हैं, जो कि इस वक्त आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रही है कि whosoever, जो कोई भी, is delighted, खुश हो रहा है, इन सॉलिट्यूड, किसमें,
अकेले रहकर या एकांत में इज़ ईदर अ वाइल्ड बीस्ट, या तो वो एक वाइल्ड बीस्ट है और अ गॉड, या फिर वो भगवान है। बेकन कहते हैं कि मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ। वो कहते हैं जिस किसी ने भी ये कहा है, इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम, ये बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए, टू पुट मोर ट्रुथ, कि वो सच को और झूठ को एक साथ कुछ शब्दों में लाकर हमारे सामने रखे। यानी बेकर ने क्या कहा, इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम दैट स्पेक इट टू हैव पुट मोर ट्रुथ एंड अनट्रुथ टुगेदर, यानी सच और झूठ को एक साथ थोड़े शब्दों में लाकर हमारे सामने रखना उस किसी के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। कौन सी लाइन, कि whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god, कि जो कोई भी अकेलेपन में रहकर खुश होता है वो या तो एक वाइल्ड बीस्ट है या फिर वो भगवान है। तो बेकन कहते हैं कि उनके हिसाब से ये आधा ट्रुथ है और आधा अनट्रुथ है। अब वो आगे कहते हैं कि फॉर इट इज़ मोस्ट ट्रू, अब सच क्या है वो बता रहे हैं, दैट ए नेचुरल एंड सीक्रेट हेट्रेड, कि एक प्राकृतिक और छुपी हुई हेट्रेड यानी घृणा, एंड एवर्सेशन का मीन्स भी हेट्रेड ही होता है, टुवर्ड्स सोसाइटी, कि एक छुपी हुई कोई नफ़रत किसके प्रति, समाज के प्रति, इन एनी मैन, किसी भी आदमी में, हैड समवॉट ऑफ द सैवेज बीस्ट, कि ये कौन से कैरेक्टर की विशेषता होती है, जो कि सैवेज बीस्ट होता है, यानी जंगली, सैवेज यानी जंगली, बीस्ट यानी दैत्य, कि ये तो किसी जंगली दैत्य की ही खासियत हो सकती है जिसको कि अपनी सोसाइटी से ही हेट्रेड हो, कि समाज से दूर रहने वाला ऑब्वियसली कोई जंगली दैत्य ही होगा जिसको वीराना पसंद है। तो कहता है कि ये बात तो उनको बिल्कुल ट्रू लग रही है, फॉर इट इज़ मोस्ट ट्रू, कि ये बात है जो कि उनको सच लगेगी। अभी तक उन्होंने देखो पूरे स्टेटमेंट में से आधी बात को सच कहा है कि whosoever delighted in solitude is either a wild beast, तो इतना स्टेटमेंट तो उनको ट्रू लग रहा है। अब आगे उनको कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू लग रहा है अब वो बताएंगे। बट इट इज़ मोस्ट अनट्रू, कौन सी चीज़ है जो उनको अनट्रू लग रही है, दैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर। अब वो कहते हैं कि सॉलिट्यूड में रहने वाले में कोई डिवाइन नेचर होता है, यानी कि वो गॉड की प्रकृति के होते हैं, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। एक्सेप्ट इट प्रोसीड, अब वो एक एक्सेप्शन दे रहे हैं कि हाँ इस बात में एक अपवाद ज़रूर हो सकता है, और वो अपवाद क्या है, नॉट आउट ऑफ अ प्लेजर इन सॉलिट्यूड, कि सॉलिट्यूड में प्लेजर लेने के बजाय, यानी कि एकांत में खुश होने के बजाय अगर कोई सिर्फ अपने लव एंड डिज़ायर टू स्क्वेस्टर अ मैन सेल्फ, अपने आप को, स्क्वेस्टर का मीनिंग होता है आइसोलेट करना, किसको, मैन सेल्फ यानी अपने आप को, फॉर अ हायर कन्वर्सेशन, कि अगर कोई आदमी अपने आप को आइसोलेट करता है, यानी कि आइसोलेट करना अपने आप को अलग करना, किससे, सोसाइटी से, फॉर अ हायर कन्वर्सेशन, किसी ऊंचे दर्जे की वार्तालाप के लिए, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, और ये हायर कन्वर्सेशन कब होती है, जब आदमी गॉड से बात करता है। तो वो कहता है कि इस केस में एक ही अपवाद है जो कि संभव है, और वो कब होता है कि हम मान लेते हैं कि नॉट आउट ऑफ प्लेजर इन सॉलिट्यूड, कि कोई भी व्यक्ति अपनी मज़े के लिए सॉलिट्यूड में नहीं है, पर एक कंडीशन में हो सकता है जब वो कि किसी हायर कन्वर्सेशन के लिए, किसके साथ, गॉड के साथ हायर कन्वर्सेशन करने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर ले, यानी अपने आप को सोसाइटी से अलग कर ले या फिर एकांत में रहने लगे। ऐसा कौन करते हैं, जो कि साधु संत होते हैं या महात्मा होते हैं, उस तरह के लोग जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, और उस केस में बेकन उनसे एग्री भी कर रहे हैं। Such as is found to have been falsely and feignedly in some of the heathen, heathen होता है जो धर्म को ना माने, तो वो कहते हैं कि सच एज इज़ फाउंड टू हैव बीन फॉल्सली, कुछ लोग तो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं, फॉल्सली यानी झूठ, फेंडली यानी कि जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, इन सम ऑफ द हीथन, हीथन ऐसे लोगों की वो आगे लिस्ट दे रहे हैं, देखिए कौन कौन से हैं, एज एपिमेनिडीज द कैंडियन, ये जो फर्स्ट नाम उन्होंने बताया है एपिमेनिडीज द कैंडियन, एक तो ये है, नूमा द रोमन, एम्पिडोकल्स द सिसिलियन, एंड अपोलोनियस ऑफ टाइना।
ये 4 नाम उन्होंने यहाँ पर दिए हैं जिनके बारे में बेकन को लगता है कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं अपने आप को गॉड से कन्वर्सेशन करने के लिए, आइसोलेट करने के। यानी कि उनका मानना है कि ये वैसे तो ये लोग हीथन हैं, विधर्मी हैं, ठीक है, पर ये लोग ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट किया है। किसके लिए? गॉड से कन्वर्सेशन करने के लिए। तो ये बेकन कहते हैं कि ये उन लोगों की लिस्ट उन्होंने दी है जो कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो गॉड के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए अपने आप को सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं जो ट्रू और रियल ऐसे हर्मिट्स हैं उसकी भी वो आगे बात करते हैं कि ये लोग तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। जिनके 4 लोगों के उन्होंने नाम दिए हैं उनको लगता है ये तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि सच में इस कैटेगरी में आते हैं, साधु संतों वाली। उनकी उन्होंने आगे बात की है इन डाइवर्स ऑफ द एंशिएंट हर्मिट्स, पुराने जो साधु हैं, एंड हॉली फादर्स ऑफ द चर्च। और हमें कहाँ कहाँ ये चीज़ देखने को मिलेगी सच में? हॉली फादर्स ऑफ द चर्च, जो चर्च के जो फादर होते हैं उन लोगों में, और जो पुराने कोई साधु हुआ करते थे उन लोगों में हमें सच में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कौन सी चीज़? कि अपने आप को सोसाइटी से अलग करना। किस चीज़ के लिए? भगवान को पाने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसका ढोंग करते हैं, पर सच में कुछ लोग करते थे, जो कौन होते थे? या तो पुराने साधु हुआ करते थे या फिर चर्च के पुजारी, यानी कि फादर्स ऑफ चर्च। तो ये 2 लोग उन्होंने हमें बताए कि आधे लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं और कुछ लोग हैं जो सच में अपने आप को आइसोलेट करते थे। किसके लिए? ताकि वो गॉड से कन्वर्सेशन कर सके। आगे उन्होंने कहा है बट लिटिल डू मैन परसीव व्हाट सॉलिट्यूड इज़। अब बेकन कहते हैं कि इंसान बहुत कम जानता है कि सॉलिट्यूड आखिर होता क्या है, एंड हाउ फार इट एक्सटेंड, और ये इसकी जो परिभाषा है वो कितनी विस्तार में है। फॉर अ क्राउड इज़ नॉट कंपनी, उनका कहना है कि सिर्फ भीड़ का होना ही साथ होने के बराबर नहीं होता, कि कई बार हम भीड़ का हिस्सा होकर भी अकेले हो सकते हैं। एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर, और ऐसे केस में होता ये है कि हमारे सामने हज़ारों फेसेस होते हैं, बट स्टिल हमारे लिए फिर वो गैलरी में हमें दिखने वाली पिक्चर्स के समान ही होते हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एंड टॉक बट अ टिंकलिंग सिंबल, यानी उस ग्रुप में होने वाली बातें भी आपको किस तरह की लगेंगी? टिंकलिंग यानी बजने वाला किम्बल होता है, जो मंजीरे या झांझ जिसको हम कहते हैं, उस तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो मंजीरे की तरह बज रहा है। यानी कि ऐसे ग्रुप में अगर हम बातें भी सुनेंगे तो वो हमें मंजीरों की आवाज़ की तरह लगेगी, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस होंगी। यानी कि किसी भी ग्रुप में अगर आप हैं और वहाँ आपकी जान पहचान का कोई नहीं है, या आप ऐसी किसी भीड़ का हिस्सा है जहाँ आपके कोई भी जानकार नहीं है, तो वहाँ आपको बहुत ही अकेलापन महसूस हो सकता है। वेयर देयर इज़ नो लव, वहाँ जहाँ की बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तो ऐसी भीड़ का हिस्सा होने पर आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। फिर वो कहते हैं द लैटिन एडेज मीट्स विद इट अ लिटिल। अब वो कहते हैं कि एक लैटिन की कहावत है, एडेज यानी कहावत है, जो कि इससे बिल्कुल मेल खाती है, थोड़ा थोड़ा मेल खाती है। और वो कहावत क्या है? मैग्ना सिविटास मैग्ना सॉलिट्यूडो, जितनी बड़ी सिटीज़ होंगी उतना ही बड़ा सॉलिट्यूड यानी एकांत होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बिग सिटीज़ हैं वहाँ पर दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग आसपास रह नहीं पाते हैं, और वो जो कन्वर्सेशन गैप उनके बीच में आ जाता है उसकी बात बेकन कर रहे हैं। बिकॉज इन अ ग्रेट टाउन फ्रेंड्स आर स्कैटर्ड, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में फ्रेंड्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। सो दैट देयर इज़ नॉट दैट फेलोशिप, तो उनका उतना ज़्यादा आपस में दोस्ती या संबंध नहीं हो पाते हैं। इसके बजाय किसके बीच में ज़्यादा रिलेशन होते हैं? नेबर्स के साथ, जैसा कि वो आगे कह रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट विच इज़ इन लेस नेबरहुड्स, जो कि आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों से आपकी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, बजाय किसके? जो कि आपके अच्छे या सच्चे दोस्त हैं, जो कि शहरों में दूर दूर रह रहे हैं। आगे वो कहते हैं बट वी मे गो फर्दर एंड अफर्म मोर ट्रूली, अब हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को पूरी तरह से प्रूफ करके रहेंगे दैट इट इज़ अ मियर एंड मिजरेबल सॉलिट्यूड टू वांट ट्रू फ्रेंड्स, कि अगर वांट का मतलब यहाँ पर है कमी होना। किसकी कमी? ट्रू फ्रेंड्स की, सच्चे दोस्तों की कमी होना बहुत ही मिजरेबल है, यानी दयनीय है। दयनीय सॉलिट्यूड है यानी एकांत है, एक ऐसा एकांत है जो कि बहुत मिजरेबल हो जाता है अगर आपके पास अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं हैं। विदाउट विच द वर्ड इज़ बट अ वाइल्डनेस, दोस्तों के बिना वर्ड कैसा है?
एक वाइल्डरनेस है, यानी कि वीराना है। And even in this sense also of solitude, whosoever in the frame of his nature and affection is unfit for friendship, he takes it of the beast and not from humanity. अब वो कह रहे हैं कि सॉलिट्यूड का अगर हम ये सेंस निकाल दें, कौन सा, कि जहाँ आपके पास दोस्त नहीं है, ना दोस्त होने पर जो एकांत आपको होता है, अगर आप उस नेचर में, उस फ्रेम में अपने आप को फिट पा रहे हैं और फ्रेंडशिप के लिए अगर आप अनफिट हैं, यानी कि आप फ्रेंडशिप करने के लायक नहीं है, तो ये बात तो तय है कि ये नेचर आपको कहाँ से मिला है, ही टेक इट आउट ऑफ द बीस्ट। तो ये नेचर आपको कैसा है, आपका बीस्ट के समान, यानी कि उस दैत्य या जंगली जानवर के जैसा है, एंड नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और ये किसी मानवतावादी आदमी का नेचर नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सोशल हैं तो आप सोसाइटी में रहने के लायक अगर खुद को मानते हैं तो आपका नेचर ऐसा नहीं होगा। और आप अगर इससे अपोजिट नेचर रखते हैं, यानी कि आपके नेचर में ऐसा है कि अपने आप को अलग रखना या दोस्त ना बनाने जैसा नेचर है, तो वो नेचर कहाँ से मिला है, वो आपका नेचर एक जंगली बीस्ट की जैसा माना जाएगा। अभी तक कि ऐसे में उन्होंने सिर्फ फिलोसॉफिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े बहुत रखे हैं फ्रेंडशिप को लेकर के। आगे वो फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप की बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।